भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, प्रस्तावना पढ़ना है। प्रस्तावना आई कहां से है? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुई थी, उसी को ही प्रस्तावना का रूप दे दिया गया है। भारत की पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में है, कई वाक्यों में नहीं, एक वाक्य में पूरी है। क्या है? यहां देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोग, रूसों की आवाज है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये क्रमबद्ध शब्दों का रूप देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आता है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो प्रस्तावना में विक्रमी शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन जो हमारा पंचांग चलता है वो शक संवत पे चलता है। ठीक, एक टेक्निकल पॉइंट यहां है। चले प्रस्तावना पे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक शब्द है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष सबका मान लगा दीजिएगा लोकतांत्रिक हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ है पूरा प्रस्तावना जैसे लिखी है वैसे लिखा है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक हो गया। फिर विचार अभिव्यक्ति धर्म, इसको सही लिखिए, विचार अभिव्यक्ति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ठीक है, की स्वतंत्रता हो गया। ऐसे क्रम से लिखिएगा, प्रतिष्ठा
और अवसर की समता। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। ये अभी पूर्ण विराम कहीं लगा नहीं है, एक के वाक्य चल रहा है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर, ठीक है, संविधान सभा में आज यहाँ तारीख कर लीजिएगा, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ब्रैकेट में नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, ठीक, 2006 विक्रमी को एतद द्वारा, किसके द्वारा? एतद द्वारा, एतद द्वारा इस संविधान को, इस संविधान को एकीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। ये पूरी प्रस्तावना हमारी एक लाइन में हो गई। एक काम ये कर दीजिएगा, ये हिंदी में नहीं, अंक में नहीं, पूरा शब्द में है। 2006 ऐसे कर लीजिए। हो गया। अब यहाँ पे प्रस्तावना के 3 तत्व बताए गए हैं। देखिए इसको, संविधान के 3 तत्व बताए गए हैं कि संविधान का स्रोत क्या है, मतलब संविधान को बनाया किसने है। तो कौन, किसने बनाया? हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों ने बनाया। संविधान को किसने बनाया है? भारत के लोगों ने। मतलब ये हुआ भारत के लोगों ने कुछ प्रतिनिधियों को चुना, वही प्रतिनिधियों ने बनाया, खुद अपने ऊपर, मतलब हमने बनाया है, हम ही ने अपने ऊपर लागू किया है। ये भारत का संविधान कहता है। ठीक है। तो क्या हुआ, ये संविधान का स्रोत कौन है? भारत के लोग। अब संविधान का स्वरूप कौन, कैसा है?
संविधान का स्वरूप कैसा है? तो 5 स्वरूप बताए गए हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब पेपर में पूछे क्रम ये करवाता है, इसे लिख देगा, क्रम आगे पीछे कर देगा शब्दों को, तो क्रम से करवाएगा आपसे, इसी क्रम में याद होना चाहिए। हाँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्न क्रम में पूछा जाएगा कि संविधान का स्वरूप कैसा है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, पांचों शब्द इसी क्रम में याद होने चाहिए, क्योंकि इसी क्रम में पूछेगा। ठीक हो गया। तो संविधान का स्रोत कौन है? भारत के लोग। संविधान का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अभी पांचों शब्दों का मतलब बता रहा हूं, पहले पूरा इसको कर दें। अब संविधान का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है, क्या करना चाहता है ये संविधान? क्यों बनाया गया भाई, क्या करना चाह रहा है ये? इसके उद्देश्य हैं कि हम जो भारत के लोग हैं इनको क्या देंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। संविधान क्या देगा भारतीय लोगों को? 3 प्रकार का न्याय देगा। क्लियर हुआ? 5 प्रकार की स्वतंत्रता देगा। ठीक है। तो न्याय कितने प्रकार का? अब यहां से आगे जोड़ दे रहे हैं, अभी आगे फिर से करते हैं। न्याय कितने हैं? स्वतंत्रता कितनी है? समता कितनी है? हाँ, हो गया। और निश्चितता कितने की है? एकता और अखंडता, यहाँ 2 हो जाएगा। और प्राप्त करना तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा। ठीक है। अब होता क्या है भैया, ये प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे गिनती करवा देता है। जैसे लिखेगा भारतीय संविधान में निम्न में कितने हैं न्याय, स्वतंत्रता और समता, कितने प्रकाश दिए, तो ये गिनतियां लिखना पड़ेगा। 3, 5 क्रम से बताइए, तो 3, 5, 2 लिखना पड़ेगा। इसे ऑप्शन में बनाते हैं, नहीं समझ पाए। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समता का वर्णन है भारतीय प्रस्तावना में? ठीक है। इसी तरह काउंट करके लिखना होता है। संविधान प्रश्न पूछा जाएगा, ये बना हुआ है, प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक। ये काउंट रखिएगा, क्रमबद्धता नहीं टूटनी चाहिए। तो उद्देश्य क्या हुआ? 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है। ठीक है। एक व्यक्ति की गरिमा है, एक प्रकार की क्या है? गरिमा। कितने? एक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहिए। ठीक है। और राष्ट्र कैसे होना चाहिए? 2 प्रकार से, एकता और अखंडता सुनिश्चित होनी चाहिए राष्ट्र की। राष्ट्र कैसे हो? 2 प्रकार से होनी चाहिए ना। राष्ट्र हमारा कैसा होना चाहिए? 2 प्रकार से इसकी संप्रभुता सुनिश्चित हो। एक एकता होनी चाहिए, दूसरी अखंडता, टूट ना सके। ठीक है, ये हो गया। और बंधुता एक है, हम लोग मिलजुल कर रहे। समझ में आया? तो संविधान का स्रोत क्या है? ऐसे चाहे बना सकते हैं, संविधान 3 पार्ट करिए, स्रोत यहां लिखिए भारत के लोग। ठीक। यहाँ उद्देश्य, यहाँ पे स्वरूप लिखिए, स्वरूप, और यहाँ पे उद्देश्य। तो स्वरूप में यही 5 शब्द क्रम से लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। उद्देश्य में यही 5 क्रम से कर लीजिए, ऊपर नीचे है क्या, यही सब दिया हुआ है, लेकिन इससे और एक बार हो जाएगा और आपको आसानी से तैयार, दिमाग में बात बैठ जाएगी। जैसे न्याय लिखिए तो 3, यहाँ लिखिए न्याय, हेडिंग डालिए, सामने लिख दीजिए 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर स्वतंत्रता यहाँ लिखिए, फिर 5। ठीक है। फिर समता यहाँ लिखिए इतनी। फिर व्यक्ति गरिमा लिखिए, 1 व्यक्ति की। ठीक है। फिर एक राष्ट्र की क्या है? 2, एकता और अखंडता। ठीक है। बंधुता कितनी है? 1। ये क्रमबद्ध रूप से आप कर दीजिए, तो ऐसे सिस्टमेटिक बन जाएगा। हाँ, आगे चलें।
अब यहाँ पे 3 शब्द ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है समाजवादी। पहला कौन सा है? समाजवादी। दूसरा कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा कौन सा है? अखंडता। समझ रहे हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक, तो इसको मिटा दें। करवाते हैं इसको, सिस्टमेटिक करिए, नहीं आप लोग गड़बड़ कर जाएंगे और तैयार होना कठिन हो जाएगा। तो प्रस्तावना में क्या है? 3 प्रकार का व्यवस्था है। ठीक है, स्रोत क्या है? स्रोत, संविधान के स्रोत है। तो भारत के लोग, इसका मतलब जनता। ठीक, संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। ठीक, संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का लिख लीजिएगा क्या? तो पहला है न्याय। न्याय कितने हैं? 3 हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, फिर स्वतंत्रता। पांच है। ठीक है, कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समता कितने की है? एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा प्लस अवसर की। ठीक है, गरिमा कितनी है? एक की, केवल व्यक्ति की। ये समता 2 है, ये 5 है, ये 1 है। ये क्रमबद्धता पूछता है। हाँ? और राष्ट्र की क्या खासियत होनी चाहिए? 2, एकता प्लस अखंडता। ठीक है, और अंतिम क्या है? बंधुता कितनी है? बंधुता केवल होनी चाहिए, 1 है, बंधुता होनी चाहिए। ये इसका उद्देश्य है, संविधान क्या चाहता है या प्रस्तावना क्या चाहती है। अब आ जाते हैं 42वें संविधान संशोधन पे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जोड़े गए। ठीक है, समझ में आ रहा है?
ये जो है अनुच्छेद नंबर 25(2) में जोड़ा गया। प्रस्तावना पे, तो प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। कुंजी, दर्शन, संविधान को कहते कहते क्या क्या है? संविधान को दर्शन, कुंजी, आत्मा, उद्देश्य, आत्मा, उद्देश्य, ये सब संविधान का कहा जाता है इसको। ठीक है। आदर्श, प्रश्न पूछेगा संविधान की कुंजी किसे? प्रस्तावना को। संविधान का दर्शन किसे? प्रस्तावना को। संविधान का आत्मा किसे? प्रस्तावना। उद्देश्य कौन? प्रस्तावना। आदर्श कौन? प्रस्तावना। ठीक है। दर्शन कौन? प्रस्तावना। ठीक है। उद्देश्य कौन? सब प्रस्तावना। कुछ भी है। ये इतने प्रश्न अगर पूछता है सबका मतलब क्या होगा? प्रस्तावना होगा। अब कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, उससे नहीं मतलब है। अब यहां पे एक चीज देखिए, एक मुकदमा हुआ था बेरुवारी केस। ये 1960 में हुआ था। मुकदमा ये कहा हुआ कि क्या संसद संविधान इसमें प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग में प्रस्तावना शामिल नहीं है। ठीक, इसलिए प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं माना गया? 22 भाग में शामिल है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये काहे हो रहा है? काहे मुकदमा चला? बात इस प्रकार है, ये लोग संविधान में प्रस्तावना में 3 चीजें वही जोड़ना चाह रहे हैं। जब प्रस्तावना संविधान का भगवा नहीं तो जोड़ो कैसे? अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अब ये भाग में है ये नहीं, तो संशोधन कैसे संभव है? ठीक। फिर इसके बाद एक मुकदमा और हुआ, केशवानंद भारती केस। सबसे बड़ा मुकदमा यही है, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्यों स्वीकार किया गया? इसमें तर्क दिया गया कि संविधान में 22 भाग हैं, वही तर्क, तो ये 22 भागों में शामिल नहीं। लेकिन कहा गया कि संविधान जो 22 भाग है वो इसी के बेस पे है, ये मूल है, जड़ है उसका। ठीक। तो ये जब उसका आदर्श है, ये क्यों नहीं संविधान का भाग है? तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसमें अब भाग हो गया तो संविधान संसद संशोधन कर सकती है। देखिए 73 में हुआ है ना, 76 में संशोधन होगा, 42 में 3 शब्द जुड़ जाएंगे। ठीक। फिर एक मुकदमा फिर हुआ, बम्बई निर्णय। मुंबई केस जो हुआ 1994 में हुआ। ठीक, यही निर्णय आया। ठीक है, कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकते। ठीक है। अब ये 3 मुकदमे हो गए, संशोधन हो गया, इसके बाद संशोधन हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है इतना? इसको मिटाते हैं। अब एक एक शब्दों के मतलब समझिए, तब आगे फिर चलते हैं। ये मुकदमे को अभी फिर से दोबारा बताते हैं, तब तक इसको देखिए। ये पहला है भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? तो ये रूसो की आवाज है। ठीक है, किसकी? रूसो की। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोगों ने ये संविधान बनाया है।
ठीक है, किसने बनाया है? हम भारत के लोगों ने संविधान को बनाया है, हमने स्वीकार किया है, हम ही ने बनाया है, हम ही ने स्वीकार किया है और हम अपने ऊपर इसको लागू कर रहे हैं। हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ? हम भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है, स्वीकृत किया है और अब खुद अपने ऊपर लागू किया है। ठीक है, हम भारत के लोग का मतलब समझ में आया? ये इसीलिए कहा गया है। ठीक, तो यहां चाहो तो लिख सकते हो जानने के लिए। हाँ, रूसो की आवाज है। मतलब समझ में आया? भारत के लोग का मतलब समझ में? संविधान को हम लोगों ने बनाया है, हम ही ने स्वीकृत किया है, हम ही ने अपने ऊपर इसे लागू कर दिया। इसका मतलब ये लिख लीजिएगा जहां से। अब अगला आता है स्वतंत्रता पे। तो सब पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि हमारा जो मतलब, हमारा मतलब भारत का जो मामला है, चाहे वो अंदर का हो, भारत के अंदर का हो, चाहे भारत के बाहर का हो, उसमें हम स्वतंत्र निर्णय लेंगे, किसी बाहरी या आंतरिक व्यक्ति के दबाव को नहीं सहन करेंगे, किसी का दबाव नहीं मानेंगे, हम अपने आप निर्णय लेंगे। ठीक है, और अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध होकर जो अच्छा निर्णय होगा वही करेंगे। ठीक, अब इसमें आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक में क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सब निर्णय आ गए। बाह्य में क्या है? मित्र है, हमको किससे मित्रता करनी है हम जानते हैं, बाहरी कोई दबाव नहीं बना सकते, आप इनसे मित्रता करिए। अब कोई कितना भी बड़ा देश हो, वो कहे पाकिस्तान से मित्रता करिए, तो हमारी इच्छा है, हम करें या ना करें। हाँ, हम इस संगठन में रहें या ना रहें, ये हमारी इच्छा है, हम अपनी इच्छा अनुसार चलेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है। तो हम किसे मित्र बनाएंगे, किसे शत्रु बनाएंगे, किससे हम संधि करेंगे, ये हमारा निर्णय है। हम किसी बाह्य दबाव का को नहीं मानेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ में आया? इसको इच्छा होगी लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर समाजवादी। समाजवादी का मतलब हुआ कि हर व्यक्ति को, समाजवादी का मतलब होता है सभी व्यक्ति को बराबर अधिकार और संसाधन प्राप्त हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग हैं उनको सभी संसाधनों पे बराबर है। संसाधन क्या है? मिट्टी, वायु, जल, पानी, ये सब जितनी चीजें हैं ये संसाधन। ठीक है, तो समाजवादी का मतलब हुआ कि सबको बराबर हो। लेकिन हुआ क्या? कुछ लोगों के पास संसाधन अधिक केंद्रित हो गया और कुछ लोगों के पास कम। तो सरकार इसके लिए जिनके पास अधिक केंद्रित हो उनसे कर लेती है और जिनके पास नहीं है उनको कुछ सुविधाएं देती है। जैसे कर को लेकर लोगों में राशन बांट देना, कर को लेकर किसानों को सब्सिडी दे देना, बड़े लोगों से कर ले लेकर गरीब लोगों को कुछ स्थिति पहुंचा। इससे क्या हो? उनसे कर लिए तो थोड़ा नीचे है, ये गरीब है, इनको थोड़ा दिए तो थोड़ा सा ऊपर हुए, तो सब कुछ समानता आई ना। यही है समाजवाद। हाँ, ठीक। और दो चीजें और है, प्रतिष्ठा और अवसर। अब जैसे कोई भर्ती आई है या कोई स्थान है तो उसमें सबको बराबर अवसर होना चाहिए। ये नहीं कि ये आर्थिक रूप से सशक्त है तो इनको ज्यादा अवसर मिले, इनको नहीं। तो चुनाव कोई भी लड़ सकता है, किसी पद पे कोई भी जा सकता है। हाँ, कुछ कमजोर रह गए उनको, इसीलिए उनको आरक्षित कर दिया गया है कि ये वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो ये क्या है? प्रतिष्ठा, अवसर हो गया। एक प्रतिष्ठा होता है, हर व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, किसी उसको किसी अपशब्द सूचक शब्दों से प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई पद पे किसी गद्दी बैठ गया तो उसका मूल्य होगा, व्यक्ति का मूल्य नहीं होगा, प्रतिष्ठा का मूल्य होगा। ठीक, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए। समाजवाद का मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का लोकतंत्र था वो समाजवाद पर निर्धारित था, इस बराबर लोगों में बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से ये जो पंचायती राज लगा है, इसी वजह से लाया कि आरक्षित रहेंगी सीटें, हर बार सबको मौका मिलेगा, हर जाति को, तो वो सशक्त होंगे। और उसमें सबसे दबी कुचली, हर जातियों में सबसे दबी कुचली कौन है? महिलाएं हैं। तो इनको भी मिलता रहेगा। तो भाई एक बार में एक जीते, कम से कम 10 सशक्त होंगी, अगली बार दूसरी 10, तो फिर वो धीरे धीरे सशक्तिकरण बढ़ेगा। लोग कहते हैं ये जातियां, ये धर्म, ये दबे कुचले हैं, हमको लगता है महिलाएं सबसे ज्यादा। हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति में देखिए तो महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। ठीक, उनको भी आर्थिक, आजकल देखिए तो महिलाओं को टारगेट ज्यादा किया जा रहा है सरकार द्वारा, इनको सशक्त करने का सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। इनको सारी सुविधाएं, छूट, सुरक्षा, हर चीज मिल रही है। देख रहे हैं? तो समाजवाद का यही मतलब है।
इसका मतलब हुआ आय और जीवन स्तर में समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक लोग के पास पूरे भारत का पैसा हो जाए और सब गरीब है। 10% लोगों के पास 10% पैसा होना चाहिए, 20% लोगों के पास 20%। समाजवाद, सही समाजवाद ये है, लेकिन ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। ठीक, तो आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित आय होनी चाहिए, उसी के इर्द गिर्द सब कमाएं और उसी के अनुसार जीवन, मतलब रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली ऊर्जा ये सब होनी चाहिए सबके पास। ठीक है, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है उसको सरकार उपलब्ध कराए, ये मतलब हुआ। संपत्ति कुछ लोगों के पास न केंद्रित हो जाए, सबके पास वितरित रहे। ठीक, और मजदूरों और वंचितों का कल्याण किया जाए, तो वही जो योजनाएं चला चला के इनको व्यवस्था दी जा रही है वही, ये समाजवाद का मतलब हुआ। ठीक है, समाजवाद समझ में आया कि संपत्ति और संसाधन प्रतिष्ठा और अवसर ये सबको बराबर प्राप्त हो। ठीक, अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि जो राज्य है या देश है इसका अपना कोई धर्म नहीं है। पंथ माने होता है धर्म, तो पंथ निरपेक्ष को कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, उस राज्य में सभी धर्म वाले, सभी धर्म को मानने वाले रह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ कोई व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं होगा। जैसे सरकार ने कोई योजना चलाई, राशन बांट रहा है, तो राशन में ये है कि इस धर्म वाले को कम मिलेगा, इस धर्म को ज्यादा, जो गरीब वंचित है उनको बराबर मिल रहा है। सब्सिडी गैस या कोई योजना सरकार चल रही है, आवास योजना आई है, तो उसमें धर्म को देख के दिया जा रहा है? नहीं, सबको बराबर दिया जा रहा है, जो योग्य है जो पात्र है उसको मिल रहा है। यही है क्या? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, यहाँ सभी धर्म समान है और हम कुछ भी करते वक्त धर्म को निशाना नहीं बनाएंगे। धर्मनिरपेक्ष मतलब समझ में आया। लोकतांत्रिक पे आ जाते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है शासन का संचालन जो होता है, जो शासन संचालन होता है उसकी शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। किसके पास? जनता के पास। जैसे हम लोग सरकार को चुनते हैं, ठीक है, अच्छी चली ठीक, नहीं 5 साल बाद वापस। तो हमने निर्णय लिया ना, जनता ने निर्णय लिया किसको शासन करना है किसको नहीं करना। और अगर हमने चुन लिया, वो मनमानी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके हम लोग अपने अनुसार काम करवाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? धर्म लोकतांत्रिक, मतलब जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। सर्वोच्च कौन है? जनता है। ठीक, सर्वोच्च कौन है? जनता। जनता की जो भी आवाज हो, जो भी मांग हो, उसको पूरा किया जाना चाहिए। गणराज्य, अगला है गणराज्य। गणराज्य का मतलब राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उसे कहते हैं। तो भारत का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति है, ठीक है, और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ठीक है, न्याय, ये हो गया पांचों। अब आते हैं न्याय पे। तो न्याय में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका मतलब हुआ कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समाज में सब समान है, ये नहीं कि ये निम्न है ये उच्च है, ये सब कुछ नहीं। सामाजिक रूप से सब समान है, सबको बराबर अधिकार है। जैसे सार्वजनिक अस्पताल में आप ये नहीं कह सकते ये निम्न है ये उच्च है, ये आएंगे ये नहीं आएंगे, कोई नहीं। बस अड्डे पे नहीं, तालाब में नहीं, पानी में नहीं, रोड पे नहीं, कुछ भी नहीं, सबको बराबर अधिकार है। वो क्या हुआ? सामाजिक। आर्थिक, सबको अपने शक्ति के अनुसार, शारीरिक या मानसिक शक्ति के अनुसार आर्थिक कार्य करने की आवश्यकता है, या जो कर सकता है उस अनुपात में पैसा कमाने का उसका अधिकार है। आप रोक नहीं सकते। आप ये निर्धारित नहीं करोगे कि ये व्यक्ति यही काम करेगा। वो जिस योग्य है, उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार काम करे। ये रोक है? कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, रोक टोक है? ये कौन सा हुआ? आर्थिक। पैसा कमाने के लिए वो जो उसकी इच्छा हो वो करे। फिर राजनीतिक। राजनीतिक में है कोई भी व्यक्ति, चाहे उसको खाने को हो या ना हो, बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, विकलांग हो सही हो, मंदबुद्धि हो, तेज, चुनाव लड़ने से राजनीति में उसको रोक नहीं सकते हो कि ये चुनाव नहीं लड़ता। लड़ेगा भाई, हारे जीते वाला मुद्दा है, लेकिन आप रोक नहीं। ये हुआ राजनीतिक न्याय। राजनीति क्षेत्र में सब समान है, जो इच्छा हो तो लड़े। ठीक, हाँ, निम्न वर्ग को बचाने के लिए कि वो सशक्त हो जाए, इसलिए कुछ आरक्षित की गई हैं, उसके अलावा कोई रोक टोक नहीं, चुनाव सब लड़ सकते हैं। ठीक है, न्याय का मतलब समझ में आया। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में 5 है विचार। अब कोई भी पॉइंट है तो हम उस पर अच्छा और बुरा सोच सकते हैं। हम अच्छा सोच रहे हैं बुरा, समाज पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है,
तो हमारी स्वतंत्रता, हम भाई चाहे अच्छा सोचे, चाहे तुम ये हो, तुम्हारे बारे में हम अच्छा सोचे बुरा सोचे, हमारी इच्छा। आपको पता नहीं चल रहा है, बातें खत्म। या किसी भी विषय पे हम विचार रख सकते हैं, अच्छा या बुरा विचार है, रख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं। ठीक है। अगला क्या है, अभिव्यक्ति। किसी भी विषय पे हम अपनी अपनी अभिव्यक्ति मतलब बोलना, किसी भी विषय पे हम बोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। हम या अच्छा बोलें या बुरा, जैसे हमारा दिमाग काम करेगा वैसे बोल सकते हैं, इसकी हमारे पास स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति। हाँ, दूसरे की स्वतंत्रता या दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक। तीसरा है विश्वास। हमारी इच्छा, जिसमें इच्छा होगी उसमें विश्वास करेंगे। हमारी इच्छा होगी तो हम भगवान विश्वास करेंगे, हमारी इच्छा होगी तो हम अल्लाह में विश्वास करेंगे, हमारी इच्छा होगी तो ईसा मसीह में विश्वास करेंगे, इसकी कोई रोक टोक नहीं। समझ में आया? हमारी इच्छा होगी तो हम पूजा में विश्वास करेंगे, हमारी इच्छा होगी तो हम नहा के पूजा में विश्वास करेंगे, हमारी इच्छा होगी तो हम बिना नहाए पूजा में विश्वास करेंगे, हमारी इच्छा होगी तो अगरबत्ती लेसेंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी तो नहीं लेसेंगे। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं आप लोग, ये अनिवार्य है कि हाँ अगरबत्ती लेसना है, दिया लेसना है, घर पे पूजा करते हुए ये अनिवार्य है? नहीं है। तो हमारी इच्छा, समझ में आया? स्वतंत्र है इसके लिए आप। हमारी इच्छा हम क्या पहनेंगे क्या नहीं, हाँ, समाज पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारी इच्छा हम क्या कपड़ा पहनेंगे, क्या रंग होगा, क्या बनावट होगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं। समझ में आई बात? धर्म, कौन सा धर्म मानेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हमारी जो इच्छा होगी वो धर्म मानेंगे। बस दबाव और जबरदस्ती से धर्म मनवाना या लालच देकर धर्म को मनवाया नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? हर शब्दों के मतलब समझिए, इसी वजह से बता रहे हैं। हो गया। अगला है उपासना। उपासना का मतलब होता है पूजा। तो पूजा करने का तरीका हमारा कैसा भी हो सकता है। आप खड़े खड़े पूजा कर रहे हो, हम मुंह के सर के बल खड़े होकर पूजा करेंगे, रोक लीजिए। कोई सीधे सीधे बैठ के पूजा, कोई गुलटिया मार के करेगा, रोक लीजिए, नहीं रोक सकते। जैसे इच्छा होगी वैसे करेंगे भाई। उपासना का मतलब होगा पूजा। हम लोग जल चढ़ा के पूजा करते हैं, सबर जात के लोग मांस चढ़ा के पूजा करते हैं, नहीं रोक सकते। हम लोगों के यहाँ छुआछूत मांसों से माना जाता है, बिहार में वही भंडारा चलता है नवरात्र में मांसों का, तो रोक लीजिए भाई, नहीं रोक सकते ना, वो उनकी व्यवस्था है, जैसे इच्छा हो वैसे माने, हम स्वतंत्र हैं। हाँ, लेकिन अगर यहाँ की व्यवस्था अलग है और वहां की अलग है, आप वहां की व्यवस्था यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, तब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ नवरात्र है, अब यहाँ लाके मांस का टुकड़ा फेंक दोगे, अब गड़बड़ है। हाँ, अब नहीं सही। सही वहां है, हमारी जैसी इच्छा हो। आप एक कमरे में बंद हो जाइए, जैसे इच्छा हो वैसे रहिए, स्वतंत्र हो। हाँ, फोन टेपिंग नहीं करना है आपको। समझ में? स्वतंत्रता समझ में आई। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता बता दिए। चाहे प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे चुनाव हो, कहीं भी आपको समान अवसर है। चुनाव जो इच्छा लगे, जिस आपका होगा नहीं होगा इससे नहीं मतलब, फार्म तब में भर सकते हो कि कोई रोकेगा इसमें फार्म मत भरिए, तुम तेज नहीं हो, तुम बहुत तेज हो, इसमें भरिए, इसमें नहीं। जिसमें इच्छा उसमें भरिए। अवसर समानता, प्रतिष्ठा, हम हाँ अपने पद की गरिमा है ना, कि जो कुर्सी बैठा है उसके जात पात देखते हो, धर्म देखते हो नहीं, सर है तो है। समझ में आया? अगला है गरिमा। तो गरिमा के एक व्यक्ति, मानव व्यक्ति की गरिमा होती है। ठीक है, हर समाज। अब कहीं एक नंगे दौड़ते हुए चले जाइए, ये नहीं सही। हाँ, लेकिन नगर लाइन में दौड़ सकते हैं, नगर लाइन में दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो व्यक्ति की गरिमा है एक। अब किसी को बैठा के निहुरा के थूक चटाओ या बेइज्जत करो, ये गरिमा के खिलाफ नहीं कर सकते, फिर यहाँ शासन हस्तक्षेप कर देगा। आप खुद थूक के चाटिए, शासन हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप खुद थूक के चाट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शासन इसमें कुछ करने वाला। लेकिन दूसरे के साथ करोगे, आप दिक्कत है, शासन हस्तक्षेप करेगा। आप अपने को पटापट मारिए, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन दूसरे को नहीं मार सकते। क्लियर हुआ? गरिमा क्या है? राष्ट्र की एकता। तो सुने होंगे ना, वो भड़काऊ भाषण दे रहा है, समाज को विखंडित करने के लिए। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे हमारा समाज टूटे। एकता, हाँ, एकता को भंग नहीं कर सकते हो। अगर आप एकता को भंग करेंगे तो फिर दोषी हो जाएंगे। और बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा ना बोलो देश विखंडित हो जाए, दो धर्मों में लड़ाई हो जाए, दो जातियों में लड़ाई हो जाए ना, ऐसे नहीं बोल सकते हो। बोलना बेशक स्वतंत्र हो भाई, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ रोक लगी हुई है। ठीक।
अखंडता। अब भारत के कुछ लोग सोचें कि हम इतना पार्ट लेके नया देश बना लें तो फिर ऑपरेशन पोलो होगा, हो रहे हैं कि अगर हम सोचें कि हम अलग हो सकते हैं, नहीं भैया, वहां पे फिर भारत केंद्रीय शासन कार्य करना शुरू कर देगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और फिर केंद्र हस्तक्षेप करेगा, कार्य कर जाएगा। अगला है बंधुता, तो भाईचारा बना के रहना है समाज में। इन शब्दों के मतलब समझ में आए? अब इनकी परिभाषा की जरूरत होगी तो बताइएगा, लिखवा देंगे, ठीक है। शब्द तो जितने थे हो गए, प्रस्तावना हो गया, मुकदमे 3 हो गए। हाँ, तो गोलकनाथ, हाँ एक मुकदमा और था वहां पे, जैसे गोलकनाथ जो केस था 1967 में हुआ था वो, उसमें ये कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है, कहा गया है, स्वीकार नहीं हुआ। उस मुकदमे में स्टेटमेंट आया था न्यायालय का कि प्रस्तावना क्या है, संविधान की मूल आत्मा है, ठीक। केशवानंद भारती में विवाद खत्म हो गया। तो एक प्रश्न और बनता है यहां से, संशोधनीय संशोधनीय या असंशोधनीय, ठीक है। तो प्रस्तावना 368 तहत पहले क्या था, असंशोधनीय है, ये संशोधन नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन फिर केशवानंद भारती में संशोधनीय हो गया, ठीक है। और फिर जब 1973 बाद संशोधनीय हो गया, 3 शब्द जोड़ दिए गए, ये क्लियर है। वहीं से आधारभूत ढांचा आ गया, ये आधारभूत ढांचे के तहत है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। एक होता है और शब्द आता है प्रवर्तनीय अप्रवर्तनीय, एक शब्द और आता है प्रवर्तनीय अप्रवर्तनीय। अप्रवर्तनीय, इसका मतलब ये हुआ, क्या न्यायालय इसे लागू करवा सकता है, तो नहीं, न्यायालय इसे लागू नहीं करवा सकता, ठीक। तो न्यायालय द्वारा लागू के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ, अप्रवर्तनीय। तो 2-3 चीजें हैं, जैसे प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व, इसको न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय बनाया गया है, मतलब अगर सरकार न माने तो न्यायालय इसको लागू नहीं करवा सकता। लेकिन मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, अगर मूल अधिकार सरकार नहीं मान रही है तो न्यायालय हस्तक्षेप करके उसको लागू करवाएगा, ठीक। नीति निर्देशक तत्व, जब तक नीति निर्देशक तत्व है तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, लागू नहीं करवाएगा। लेकिन जैसे ही नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार बनेगा, नीति निर्देशक तत्व है क्या, तो वे मूल अधिकार जो हमको अभी नहीं मिले हैं, मिलने वाले हैं। हाँ, नीति निर्देशक तत्व क्या है, कुछ मूल अधिकार हमको मिल चुके हैं, जो नहीं मिले हैं भविष्य में मिल सकते हैं, वो उन्हीं को समझ लीजिए नीति निर्देशक तत्व है। ऐसे मूल अधिकार जो हमको भविष्य में मिल सकते हैं। तो देखिए, ग्राम पंचायत का गठन मिल गया, तो जब तक नीति निर्देशक तत्व में था न्यायालय लागू नहीं करवा, लेकिन जैसे ही इसमें आ गया अब न्यायालय लागू करवा सकता है, समझ रहे हैं। जैसे कॉमन सिविल कोड चल रहा है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, तो जब तक नीति निर्देशक तत्व में कोई दिक्कत नहीं, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको लागू कर दोगे, संशोधित कर दोगे, तो फिर न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा, ठीक। कितना हो गया, और मेरे ख्याल से हर चीजें हो गई, कुछ बचा। प्रस्तावना से इतने टाइप से प्रश्न आएंगे भैया, इसमें जिन शब्दों को मतलब नहीं पता होगा बता दीजिएगा, इसी को वीडियो रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक। प्रस्तावना में यहां तक हो गया। अब प्रस्तावना में हम प्रस्तावना के बारे में कुछ स्टेटमेंट आए हैं, प्रस्तावना के बारे में कुछ स्टेटमेंट आए हैं, उनको लिख लेते हैं। तो प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन कुंडली कहा गया है, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली प्रस्तावना को कहा गया है। किसने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा है, कुछ लोगों ने प्रस्तावना के बारे में कहा गया। और एक है प्रजातांत्रिक समाजवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद जो है
इसको दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, ये स्टेटमेंट है, किसने क्या कहा। एक व्यक्ति थे अंबेडकर, जानते हैं, उन्होंने कहा है लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा क्या जानते हो क्या है? अंबेडकर ने कहा है कि जो लोकतंत्र है उसकी सबसे बड़ी बाधा जाति है। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए तो सबसे बड़े चुनाव होते हैं, लोकतंत्र का मतलब चुनाव होना। अब चुनाव हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति उसको व्यक्तिगत रूप से या जानता हो या लाभ हो या ना हो, हमारी जाति का है, हम उसको वोट देंगे। ना हम उसको जानते हैं, ना उससे हमारा कोई फायदा है, ना वो अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, बहुत बुरा है, फिर भी वो हमारी जाति का है तो हम उसको मत देंगे। ये व्यवस्था अंबेडकर ने कहा है सबसे गलत है, लेकिन अंबेडकरवादी यही फैला रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अंबेडकर के विचार थे उसकी व्याख्या गलत तरीके से कर रहे हैं। अंबेडकर के विचार बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन उनके विचार को तोड़ मरोड़ के अपने लाभ के चक्कर में कुछ लोग खुद को स्वघोषित करके ये सारी चीजें करते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा जाति है, जाति को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक देखिए खत्म हो जा रही है, जातियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। टाइम लगेगा, बहुत बड़ी कोई मजबूत संस्था है उसको टूटने में टाइम लगता है। ठीक है, अगला है वो संविधान के बारे में कहा गया। संविधान अगर शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा। संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। ठीक, एक व्यक्ति थे सुभाष कश्यप, उन्होंने कहा प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी महल। किसने कहा है? भार्गव ने, नहीं, सुभाष कश्यप ने। सुभाष कश्यप ने। ये 3 स्टेटमेंट हो गए, 3-4 हो गए ना। और प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती अंग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती अंग है। इसको कहा था भार्गव ने। ठीक, और एक चीज और जान लीजिए, जो राज्य होता है, राज्य के 4 तत्व होते हैं। तो कौन से हैं? जनसंख्या हो गई, सरकार हो गई, और भूभाग हो गया, और चौथा है संप्रभुता हो गई। इसका मतलब समझे, अगर इन चारों में से एक को हटा दो तो राज्य संभव नहीं है। अब जैसे भारत देश है, इसमें जनसंख्या ना हो तो देश हो सकता है? नहीं बन सकता। अच्छा, भारत देश है, सरकार ना हो, देश चल सकता है? तो भेड़ों का झुंड हो जाएगा ना, भेड़ों का झुंड, रेवड़। अगर मान लीजिए जनसंख्या है, सरकार है, जमीनिए नहीं है, तो रहेंगे कहां? तब भी संभव है। जनसंख्या है, सरकार है, भूभाग है, अब उनकी संप्रभुता, अपनी इच्छा से निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो राज्य है? जो स्वतंत्र है ही नहीं तो कैसा राज्य? अधिराज्य होगा या उपनिवेश बनेगा।
तो किसी भी राज्य के लिए ये 4 चीजें अनिवार्य है, बिना इसके राज्य संभव नहीं है। राज्य के पास क्या होना चाहिए? अपना जमीन होनी चाहिए, उसमें रहने वाले लोग होने चाहिए, लोगों को शासित करने वाला शासन चाहिए, ठीक है, और शासन जो हो वो सब निर्णय के लिए स्वतंत्र हो। ये 4 चीजें इसके लिए आवश्यक है, ठीक है। ये इतनी चीजें हो गई, प्रस्तावना यह समाप्त हुआ। इन 5 शब्दों का मतलब समझिए और जानते रहिएगा, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम अपना कानून स्वयं बनाएंगे, ठीक है, अपने ऊपर लागू करेंगे, स्वीकृत करेंगे, हमारे इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा है समाजवादी, समाज में सभी को बराबर अधिकार होने चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अवसर होना चाहिए। ये पंथ निरपेक्ष, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं, सभी धर्म यहाँ रह सकते हैं अपने अनुसार, बस किसी दूसरे धर्म में हस्तक्षेप न करें, किसी को नीचा दिखाने का कार्य न करें, ये है। और लोकतांत्रिक मतलब हमारे यहाँ जनता का शासन है, जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको नहीं बनाएगी। जनता जिसको चुन लेगी वो शासन करेगा, जिसको नहीं चुनेगी वो शासन नहीं करेगा। अगला है गणराज्य, मतलब भारत का मुखिया, संवैधानिक मुखिया जो है वो राष्ट्रपति होता है, और हम अपने मुखिया को अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, ना कि प्रत्यक्ष रूप से, ठीक। संविधान से इतने ही प्रश्न बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, तोड़ मरोड़ के हमने दे दिया है इसको, जितना घुमाएंगे आएगा क्वेश्चन यहीं से, ठीक। संविधान टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ।